नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट हाल ही में जारी किया गया है और रिजल्ट जारी होने के साथ ही रिजल्ट खासा यहाँ पे विवादों में घिर गया है। ठीक वैसी चीज़ें यहाँ पे भी हुई हैं जैसा कि सीजीएल टीयर 1 के रिजल्ट के समय पे यहाँ पे देखने को मिली थी, और ठीक वैसी स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब वैसी चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। अब दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा बड़े लेवल पे स्कैम हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन में देख लीजिए आप, और अलग अलग तरीके से यहाँ पे काफी ज्यादा स्कैम्स देखने को मिले हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये भी यहाँ पे चीजें सामने आई हैं कि कैंडिडेट्स को 96, 95, 90, 80, 74 इस तरीके के मार्क्स देके कैंडिडेट को डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाया गया है, और उसके कुछ प्रूफ भी यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। और बाकी जो एसएससी के हमारे सीनियर मोस्ट टीचर हैं, जिनमें कि नीतू मैम, तो उन्होंने इस मामले को अपने आप से भी काफी यहाँ पे उठाया है। और दोस्तों, जो 17 मार्च की डेट में जो ट्विटर कैंपेन यहाँ पे आयोजित करवाया गया था, वो काफी हद तक यहाँ पे सफल भी रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स ने लास्ट में जाके काफी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था उसमें, और जिससे कि ये मामला थोड़ा सा अभी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब दोस्तों, यहाँ से इस मामले को बिल्कुल भी दबने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हम एसएससी पे प्रेशर बना सकते हैं। क्योंकि जब तक एसएससी अपना फाइनल स्कोर कार्ड और अपनी फाइनल आंसर की जारी नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कोर्ट केस का हम यहाँ पे कोर्ट केस जैसा कदम नहीं उठा सकते। क्योंकि फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड आ जाने के बाद में चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी, जिससे कि एसएससी पे कोर्ट केस करने में आसानी रहेगी। तो एसएससी से अभी यही मांग है कि एसएससी हमारा यहाँ पे फाइनल स्कोर कार्ड के साथ में फाइनल आंसर की भी जारी करे, जिससे कि चीजों का एग्जैक्ट पता लग पाए कि कहां पे नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़े हैं और किन कैंडिडेट्स के मार्क्स डिक्रीज किए गए हैं, और कितने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे एसएससी ने चेंज किए हैं। वो सब चीजें फाइनल आंसर की जारी होने के बाद में यहाँ पे अच्छे से पता लग पाएंगी। और बाकी जो कैंडिडेट यहाँ पे बाहर हुए हैं, उनके लिए नीतू मैम ने क्या कहा है, और किस तरीके से नीतू मैम ने उन कैंडिडेट्स को आगे की जो कार्रवाई है वो करने की यहाँ पे सलाह दी है, और किस तरीके से नीतू मैम कैंडिडेट्स के सपोर्ट में आई है, वो सब चीजें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं इस वीडियो का पूरा क्रेडिट नीतू मैम को देना चाहता हूं, और जिन्होंने की अपने आप से बड़ी बातें कही हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, क्या यहाँ पे नीतू मैम ने कहा है और कौन कौन से प्रूफ्स यहाँ पे नीतू मैम ने पेश किए हैं, तो वो सब कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हेलो एवरीवन, एसएससी का रिजल्ट आने के बाद जो बवाल हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। परसों मैंने अपना नंबर शेयर किया था आपसे, और उसके बाद जो बच्चों का रिस्पांस आया है, सच कहूं तो दिल दहल गया है। हम टीचर्स हमेशा बच्चों को कहते हैं मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत फल जरूर देता है। लेकिन अब जब भी मैं कहूंगी कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है, उसके नीचे डिस्क्लेमर डाल देंगे सब्जेक्ट टू स्कैम एंड धांधली। क्योंकि एसएससी इतनी अंधी और बहरी हो चुकी है कि उनको दिख नहीं रहा है कि उन्होंने ना फॉर्मूला सही लगाया, ना फिल्टर सही लगाया है। उन्होंने कैसे सिलेक्शन किया है पता ही नहीं, क्योंकि हमने मेरे पास आए हुए हजारों रिस्पांस में से सिर्फ कुछ रिस्पांस में लेकर अभी आ पाई हूं। बाकी भी आपको रिस्पांस दिखाते रहूंगी जब तक एसएससी की आंखें खुल ना जाए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, आप पहला देखिए, पहला रिस्पांस आइए जरा। 328 नंबर इसको आया है, और इसने क्या कहा है कि 328 रॉ मार्क्स है 28 जनवरी का, ये ओबीसी कैटेगरी से है, और फिर भी इसे कोई पोस्ट नहीं मिला है। इसका दोस्त सेम स्कोर लेके आया है सेम शिफ्ट में, और उसको एएसओ आईबी में मिला है। ये बेचारा केडी कैंपस का स्टूडेंट है, और ये सिर्फ रो सकता है तो मेरे आगे ही रो सकता है। आइए नेक्स्ट जरा देखिए, 268 में 268 मार्क्स में सिर्फ ये एसटी कैटेगरी का बच्चा D25 यानी यूडीसी का पोस्ट लेके बैठा हुआ है, जिसका कट ऑफ P21 था। क्या ये संभव है कि नॉर्मलाइजेशन में उसको 53 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए? ऐसा कैसे हो गया? फिर आइए जरा इस बच्चे को देखिए, जीवेश नाम का है। इसका रोल नंबर के साथ इसने बताया कि मैं एससी कैटेगरी से हूं। 290 रॉ मार्क्स आया है 28 जन में। दो अन्य कैंडिडेट्स का रॉ मार्क्स जो उसने बताया 281 है, एक का, और दूसरा 306 है। अब इसका कहना है कि वो तीनों का रिजल्ट लगा के दिखाया है, और इसका कहना है कि 306 वाले को एएसओ मिला, और जो 281 था उसको एएसओ मिला है। एक को सीएसएस में, एक को एमईए में। इसका मार्क्स जो है इन दोनों के बीच में, यानी 290 है, और इसका कोई पोस्ट, इसे कोई सिलेक्शन नहीं मिला। या 290, 306 और 281 के बीच में नहीं आता? ये एसएससी बताएगी, क्योंकि वो कौन सा नया नंबर सिस्टम पे काम कर रही है हमें नहीं पता। ये इस बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका कहना है इस हिसाब से मैम मुझे भी कोई पोस्ट मिलनी चाहिए थी। ये बेचारा कोई भी पोस्ट की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि उसका देखा जाए तो उसको 281 के ऊपर ही अच्छा पोस्ट मिलना चाहिए था। जो एएसओ इन सीएसएस से, जो बहुत ही कवेटेड पोस्ट है, बहुत बच्चे इसको पसंद करते हैं। इसका थर्ड अटेम्प्ट था, ये कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ताबड़तोड़ केस करो।
सब लोग अपना अपना केस करो, क्योंकि मैं भी केस करूंगी। मैं तो पूरा कंप्लीट रिफॉर्म पे केस करूंगी। और मैं बता दूं आपको कि 2024 में प्री में जो केस हुआ था उसमें सारे टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया था, सब लगभग। मैंने खुद अच्छा से बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन उसके बाद जब बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया, जिनको बाद में इंक्लूड करना था, आपको मैं बता देती हूं, बहुत ही कम बच्चे इंक्लूडेड हो पाए, क्योंकि एक दिन में 5000 ऐसे एफिडेविट्स। आपको पता होना चाहिए कि जब कोर्ट में कोई भी केस जाता है ना, तो उसके पहले फाइलिंग काउंटर में सब कुछ चेक होता है, ताकि जज के सामने किरकिरी वकील की भी ना हो और वहां के स्टाफ की भी ना हो, क्योंकि जज साहब ये सब चेक नहीं करेंगे। तो इसके कारण बहुत सारे बच्चों का एफिडेविट वहीं पर रिजेक्ट हो गया फाइलिंग काउंटर में ही, क्योंकि उनके पास डेट ही नहीं था, सिर्फ एक दिन का समय था, क्योंकि एग्जाम उसके नेक्स्ट डे ही था। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे जिनको मौका मिला, ये जान लीजिए कि आपसे 4 गुना बच्चे ऐसे जिनको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनका केस ही कोर्ट में लग नहीं पाया। तो मैं मानती हूं कि आप जो सब टीचर्स के भरोसे ही बैठे रहते हो, हालांकि हम भी आपके गार्जियन की तरह, आप हम पर भरोसा कर सकते हो और हम आपका पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने इंडिविजुअल केसेस फाइल करिए। इससे कम से कम कोर्ट भी तो देखेगी कि कितना ढेर सारा इन लोगों ने कितना घपला और कितना घोटाला कर रखा है। हाँ, ये जरूर है कि ये ऐसा होता है कि सारे एक जैसे केसेस जो होंगे बाद में क्लब्ड हो जाएंगे, लेकिन आप अपने इंडिविजुअल केस को ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। हालांकि मैं इस बार खुद करने वाली हूं केस, और मैं किसी भी टीचर से कोई हेल्प नहीं मांगूंगी, मैं कोई कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी मैं यहाँ के सारे टीचर्स को गालियां दूं कि उसने हेल्प नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो। मैं क्यों बोलूंगी? बच्चे मेरे हैं, अगर मैं जिम्मेदारी लूंगी तो कोई भी बाप आके पड़ोसी को गाली नहीं देता कि तुम मेरे बच्चे की देखभाल नहीं करते हो। अगर मैं जिम्मेदारी लूंगी तो मैं खुद पर्सनली जिम्मेदारी लूंगी, सारे खर्चे का भी, पूरे केस का भी। लेकिन जितने स्टूडेंट्स है जिनको आप मानना है कि हाँ उनके साथ गलत हुआ है, प्लीज फॉर गॉड से कोर्ट जाओ। अगेन बहुत सारी टीचर्स आपको कहेंगे कि नहीं नहीं मत जाना, क्योंकि वहां पे बहुत तारीख पे तारीख पड़ेगा। ठीक है, तारीख पे तारीख पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जस्टिस होगा, और जस्टिस होगा तो आपको हो सकता है आपका जो सीनियरिटी होगा उस दिन से काउंट होगा जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस दिन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हुआ है बाकी सबका। इसीलिए सिर्फ यहाँ पे एक ही उम्मीद बचती है, वो है जुडिशियरी। तो एटलीस्ट आप भी कोर्ट जाइए अपने इंडिविजुअल केस को लेकर, और आप चुपचाप मत बैठिए, क्योंकि अन्याय करने से ज्यादा बड़ा गुनाहगार वो होता है जो अन्याय सहता है, और आप आज अन्याय सह रहे। आइए नेक्स्ट देखिए, 320 EWS गॉट नो पोस्ट। कितना मायूस होकर इसने मुझे मैसेज किया होगा, जस्ट इमेजिन करिए। फिर आइए जरा देखिए, दिस इज माई स्कोर कार्ड, रॉ मार्क्स इज 321, डिड नॉट गेट एनी पोस्ट। देख लो, फिर ये दिखा रहा है 326 जिसका है उसको 98 रैंक AIR, यानी सिर्फ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा में इस लड़के को सेम कैटेगरी में ओबीसी में ये 98 रैंक है, और सिर्फ 5 मार्क्स कम में इस बच्चे को कुछ भी नहीं मिला। फिर आइए 299 में इसको अगेन ओबीसी कैटेगरी में इसको मिल गया है क्या? ASO CSS। चलिए 18 वाले को भी मैं माइनस करूं। आइए फिर से 28 में ही आते हैं, इसको देखिए 317 में इसको ASO CSS मिला। जरा कंपैरिजन करिए, 321 20 तारीख ओबीसी नो सिलेक्शन, 326 20 तारीख ओबीसी 98 रैंक, 20 तारीख अगेन ओबीसी 317 में ASO CSS। इसका मतलब है कि SSC के अनुसार 317 321 से ज्यादा होता है। ये नया नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आइए, इन्होंने बताया है कि 2 बच्चों का इसने रिजल्ट लगाया, एक है आशीष रंजन और एक है राम कुमार। राम कुमार के मार्क्स सिर्फ 302 है, आशीष रंजन का 312 है, सेम कैटेगरी का बच्चा है। इसको 302 में 6000 के रैंक पे खड़ा है, और 312 में ये 12000 रैंक पे खड़ा है, यानी जिसका 10 मार्क्स ज्यादा है वो 2 गुना पीछे रैंक पे। और ये नया खेला चल रहा है एसएससी का, और वो किस हिसाब से रिजल्ट बना रही है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है, और ना ही वो कोई जवाबदेही होगी। जरा देखिए नेक्स्ट आइए, 20 जनवरी को ओबीसी कैटेगरी में ये बच्चा 324 लाया, नॉट सिलेक्टेड। इसी का दोस्त सेम शिफ्ट सेम कैटेगरी 310 लाया है, और इसको 4200 ग्रेड पे इसका सिलेक्शन हो गया है। आप मुझे एसएससी सिर्फ ये बता दें कि यहां पर तो सेम शिफ्ट था, यानी नॉर्मलाइजेशन का भी कोई खेल नहीं था। फिर 310 वाले का सिलेक्शन कैसे हुआ है, 324 वाले का क्यों नहीं हुआ है? ये देख लीजिए, 310 वाले का भी और 324 वाले ने भी अपना लगा दिया है स्कोर कार्ड। ये सारे सबूत है, ये सारे सबूत हम ऑलरेडी कोर्ट में देने वाले हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अपनी कंपैरिजन अपने फ्रेंड से कर रहे हो सेम कैटेगरी सेम शिफ्ट वाले को लेकर, तो प्लीज एक 4 पेज का केस बनेगा। कोई भी आप लोकल वकील को लेकर चले जाइए। कई लोग कहते हैं नहीं बड़े वकील करने की जरूरत है, मेरा मानना है कि आपका वकील बहुत ही कंसाइज वे में प्रॉब्लम को अच्छे से मेंशन कर दे और कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दे। कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो वकील का चेहरा नहीं देखेंगे, वो केस को मेरिट पे डिसाइड करते हैं। और अगर आप जाके खुद समझा सकते हो अपने वकील के साथ खड़े होके, तो आप महीना में 1 डेट लग सकता है मैक्सिमम, और नहीं तो 3-4 महीने में एक बार डेट लगता है। और मुझे लगता है ये 2 डेट में ही डिसाइड होने वाले केसेस हैं। आप जाइए, एक्सप्लेन करिए कि आपके साथ इनजस्टिस कैसे हुआ। और मैं मानती हूं अगर आप हजारों की संख्या में अगर केस करेंगे एसएससी के खिलाफ, तो एसएससी को समझ में आएगा कि भाई इधर दौड़े कि उधर दौड़े, और हर कोर्ट में वो डांट खाएगी। ये बिल्कुल लिख के रख लो, क्योंकि इतने गंदे तरीके से ये ग्रुप बी की नौकरी दे रहे हैं यार। समझो, आईएएस पीसीएस के बाद सीधा ये सीजीएल आता है। अगर इस नौकरी में ऐसी धांधली होगी तो फिर आदमी कहां जाएगा, बच्चा कहां जाएगा? जो बच्चे यहाँ पे एक सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाते हैं तो वो कहां जाएंगे? हर बच्चा आईएएस पीसीएस तो नहीं बन सकता, सेकेंडली उसमें भी तो वैकेंसीज बहुत कम है। तो बाकी ग्रुप बी की नौकरी के लिए लाखों कैंडिडेट्स होते हैं। तो मेरा मानना है जितने भी बच्चे मान रहे हैं कि इस तरह से उनके साथ धांधली हुआ है, वो जरूर जाए। अब आइए जरा देखिए, इसमें ये मेरा है 320, ठीक है, और उन्होंने फिर 311 वाले का रिजल्ट लगा दिया है और 318 वाला का भी रिजल्ट लगा दिया है। 318
311 ये भी ओबीसी है, ये भी ओबीसी है, ये भी ओबीसी है। और ये जरा देखो 320 का नहीं हुआ है, 311 का भी रिजल्ट है, 318 वाले का भी रिजल्ट है। ये कैसे हुआ है ये समझ के बाहर है। मैम आई हैव क्रॉस वेरीफाइड ऑल रोल नंबर्स। इसका कहना है कि जो दूसरे कैंडिडेट से उनको सेम स्कोर पे जीएसटी मिला है और इन्होंने 3 कैंडिडेट्स का अटैच किया है। इनका कहना है कि कैसे होगा, 259 वाला पीए बन गया है, पोस्टल असिस्टेंट में उसका हो गया है 259 वाले का, 283 नॉट सेलेक्टेड, 272 अगेन टैक्स असिस्टेंट बन गया है। जरा ध्यान से सुनिए, एसटी कैटेगरी तीनों 18 18 18 एग्जाम का डेट, ठीक है, 259 पीए, 283 नॉट सेलेक्टेड एंड 272 टैक्स असिस्टेंट। हाउ इज इट पॉसिबल? प्लीज एसएससी को आंसर देना पड़ेगा, ये पॉसिबल कैसे। नेक्स्ट आइए जरा देखिए, इस बच्चे का कहना है कि मैम सेशन 1 में 180 टोटल मार्क्स में 187, ये कैसा नॉर्मलाइजेशन। इस नॉर्मलाइजेशन का जो घपला चलता है ना, इसके खिलाफ मैं 2017 से थी। 2017 में जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पे एक राजू नाम का लड़का था जो लीड कर रहा था और मैंने उसको बार बार समझाया था कि नॉर्मलाइजेशन का डिमांड मत करो, ये बहुत घपला करेगा। इनफैक्ट मेरा एक बच्चे का 200 इंग्लिश में, आपको पता है 200 मार्क्स का इंग्लिश होते थे, 200 में 205 था। मेरे स्टाफ ने कहा मैम लगा दीजिए, मैंने कहा मुझे शर्म आ रही लगाने में, 200 में 205 कैसे कोई ला सकता है। तो यही तो नॉर्मलाइजेशन का खेला है, ये आपको मैक्सिमम मार्क्स के भी ऊपर मार्क्स दे सकता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में 2017 से थी, जिस समय ये ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ उसी समय से मैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ थी। पहली बार जब नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में कुछ टीचर्स और बच्चे खड़े हुए थे, मैंने उनको उसी समय कहा था इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा, वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, और वो आज बच्चे भुगत रहे। और आप देख रहे हो बीपीएससी में किस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सच कहूं तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैसेजेस जो मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं वो हजारों की संख्या में आ रहे हैं, और इतने सभी बच्चों का क्वेरी लेना और उनको समझाना ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जरा एक चीज देखो, इस बच्चे का जो ये मैसेज है, इसका कहना है कि पड़ोस के एक भैया का 320 में सीएसएस मिल गया है, इसकी बहन का 330 मार्क्स है, और वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि वो क्या करना चाहिए। देखिए मेरा कहना है कि मेहनत का फल मीठा होता है, मैंने आपको सिखाया था, लेकिन सब्र का फल और मीठा होता है। सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो। आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मैं मान रही हूं, आपके साथ गलत हुआ ये भी मैं मान रही हूं। थोड़ा सा सब्र रखो, अपने पर भी भरोसा रखो और हम पर थोड़ा सा भरोसा रखो। हम बहुत जल्दी ही इन सब मामलों को लेकर कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूंगी, जितने भी एसएससी सीजीएल 2024 के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है उनके साथ गलत हुआ है, प्लीज 4 पेज का एप्लीकेशन बनाना है, एक लोकल वकील करना है और आपको इसको लेकर कोर्ट जाना है। हालांकि दिल्ली में मैं बता दूं हमारा यहाँ पे कैट में लगता है ये केस, तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा वकील करो, कोई भी नॉर्मल वकील करके आप पूरा उनको केस समझा दो। वहां पे जो टाइपिस्ट बैठते हैं ना, वो भी बहुत अच्छा केस ड्राफ्ट कर लेते हैं। आपका अपना जो केस है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। याद रखना, आपका जो दर्द है ना, आपका वकील नहीं समझता, आपका वकील सिर्फ आपका दर्द कोर्ट में बयां कर सकता है। तो आप अपने किसी भी लोकल वकील को करिए, वहां पर जाके ड्राफ्टिंग करवा लीजिए और इस केस को लगा दीजिए। हो सकता है सारे केसेस क्लब्ड हो जाए बाद में, लेकिन अपने अपने केसेस को खुद देखो। और मैं पूरा कंप्लीट रिफॉर्मेशन को लेकर, साथ में 2024 में जो प्रॉब्लम्स आए हैं उनको लेकर मैं खुद कोर्ट जाने वाली हूं। बच्चों हिम्मत रखो, हिम्मत और सब्र, ये 2 चीजें हैं जो आपको जिंदगी भर रखना पड़ेगा। आज के जो कर्मों का फल है वो तुरंत नहीं मिलता, और वो जरूर मिलता है। इसलिए अगर आज आप मेहनत कर रहे हो, इसका फल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। मेरे पर विश्वास रखो। हो सकता है अगले साल या उसके नेक्स्ट ईयर आप कहोगे कि मैम आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, और जो कठिन समय है हम सब मिलकर एक साथ काट लेंगे। मैं हमेशा आपके साथ हूं, ट्रस्ट मी, दिल से आपके साथ हूं और सालों से आपके साथ हूं। 2014 में रिफॉर्मेशन की बहुत जरूरत थी, उस समय बच्चों को मैंने कंप्लीटली हेल्प किया था और वो लोग अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके कोर्ट से आए थे। 2016 में भी जब पेपर आउट हुआ, मैंने बच्चों का पूरा भरपूर साथ दिया और उसके बाद ऑनलाइन का आगाज हुआ। लेकिन 2017 में मैं नॉर्मलाइजेशन की अकेली टीचर थी, जो आंदोलन में अकेली टीचर ने राजू को और पूरे टीचर्स के जितने ग्रुप वहां थे सबको कहा था नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिनके भी डिफिकल्ट शिफ्ट्स होते थे वो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में थे, और नॉर्मलाइजेशन आ गया, आप उसका परिणाम आज भुगत रहे हो। मैं आपको वादा करती हूं कि मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, चाहे वो कंट्रीब्यूशन हो पैसे में या कोर्ट में हो। मैं अकेले सक्षम हूं, पूरे कंप्लीट आंदोलन को मैं लेके आगे बढ़ूंगी। और मैं मानती हूं मैं किसी से कंट्रीब्यूशन इसलिए नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि जो भी बाप होता है वो कैसे भी कटौती करके अपने पर्सनल खर्च में अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन वो पड़ोसी से मांगने नहीं जाता। तो मैं भी किसी से मांगने नहीं जाऊंगी, और मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी कि उस टीचर ने हेल्प नहीं किया, उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। मैं अकेली खड़ी हूं, मैं अकेली खड़ी इसीलिए हूं क्योंकि मैं मानती हूं कि आप मेरे बच्चे, तो मैं पड़ोसियों की हेल्प थोड़ी लूंगी। और इसीलिए मैं कहीं पर भी ये नहीं कहूंगी कि भाई कंट्रीब्यूशन नहीं आया इसलिए आपका केस बीच में रह गया। हाँ, आपको जरूर कहूंगी कि जो अपराध करता है वो गुनाहगार होता है, लेकिन जो इस तरह का अत्याचार सहता है वो इक्वली गुनाहगार होता है। आप पर अत्याचार हो रहा है, आप अत्याचार सहोगे, आप इक्वली गुनाहगार होगे। आप अपने केस को खुद भी हैंडल करो। बाकी रिफॉर्मेशन और पूरा कंप्लीट 2024 सीजीएल से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो मैं कोर्ट में उठाऊंगी। आप प्लीज, अगर आपको लगता है कि आपके पास और कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप इसमें व्हाट्सएप कर देना। ये हम लोग लगातार देख रहे हैं क्योंकि हमें सबूत चाहिए, और सबूत आपसे ही तो चाहिए। इसलिए इस नंबर पे आप कंप्लीटली पूरे सबूत के साथ व्हाट्सएप करोगे। याद रखिएगा, अगर किसी से कंपैरिजन कर रहे हो अपने रिजल्ट का, तो आप उसका भी कंप्लीट डिटेल भेजिएगा।
और अगर सेम कैटेगरी का डिटेल होगा तो मुझे ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि अगर आप सेम कैटेगरी में बता रहे हो कि कम वाले का ज्यादा का हो गया है और ज्यादा जो स्कोर किया उसका नहीं हुआ है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा सबूत होगा। तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना, याद रखना, हिम्मत रखना पड़ेगा और सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, सब्र का फल मीठा होता है। मैं आपके साथ हूं, हमेशा साथ हूं और हमेशा साथ रहूं। आप इंग्लिश बाय नीतू मैम और केडी लाइव ये दोनों यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स इन्हीं दोनों चैनल्स पे मैं देती रहूंगी, केस से रिलेटेड भी।